चलो आज से अपना नया वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2। ठीक है। अपन ने अभी तक के कौन से एस देखे, ग्रुप वन के अंदर AS16 देखा, AS10 देखा, है ना। आज अपना है AS2। ये एक फंडामेंटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आपको ट्रीटमेंट बताने वाला है इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को किस हिसाब से वैल्यू करने का है वो अपन लोगों को देखने का है। मेरे को एक बात बताओ, इन्वेंट्री यानी स्टॉक यानी अपन लोग जनरली क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन देखते हैं। अपन लोग ओपनिंग स्टॉक का कभी वैल्यूएशन देखते क्या? ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन सुना है कभी आप लोगों ने? ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किसी ने सुना नहीं होगा। और ओपनिंग स्टॉक का अपन लोग कभी वैल्यूएशन करते भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो ओपनिंग ये बार आ रहा वो पिछले बार ऑलरेडी वैल्यू होके क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा। वो क्लोजिंग स्टॉक को सिर्फ अपन लोग कैरी फॉरवर्ड कर, है ना। तो यहाँ पे जो अपन लोग देखने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ पे अपन लोग क्लोजिंग स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी क्लोजिंग स्टॉक। अपन लोग क्लोजिंग स्टॉक के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का अभी वैल्यूएशन आप लोग ये साल नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यूएशन ऑलरेडी पिछले साल हो गए हुआ रहेगा। लेकिन हाँ, पिछले साल के स्टॉक के अंदर कोई अगर डिस्क्रिपेंसी आ गई होगी कि अपन ने अंडर वैल्यू कर लिया या फिर ओवर वैल्यू कर लिया, तो उसको ये बार करेक्ट कर सकते। उसको ये बार करेक्ट कर सकते कैसे? प्रायर पीरियड आइटम करके अपन उसको पीएनएल को डीबीटी क्रेडिट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई। तो अपन लोग जब अपन लोग बात करते हैं स्टॉक की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे AS2 के अंदर आप लोग क्या देखने वाले हैं? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मतलब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को किस हिसाब से वैल्यू करना है वो अपन लोग देखने वाले हैं। क्या क्या मेथड से वैल्यूएशन की वो अपन लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पहली बात अपन लोग देखेंगे कि इन्वेंट्री मतलब क्या है। अपन ने जब वाउचिंग के अंदर देखा था, वाउचिंग वेरिफिकेशन, जहां पे अपन लोगों ने इन्वेंट्री का वाउचिंग किया था, जहां पे अपन लोगों ने सीखा भी था कि इन्वेंट्री क्या रहता है। इन्वेंट्री मतलब बेसिकली तीन चीजों के लिए आपके बिजनेस के अंदर उसको आप रखते हैं। एक तो हेल्ड फॉर सेल मतलब ट्रेडिंग, जो लोग व्यक्ति जो ट्रेडिंग करता, वो गुड्स जो ट्रेड करता, उसके गुड्स देखो कुछ गुड्स बेचे जाते, कुछ जो गुड्स है वो रह जाते विदाउट सेलिंग के, वो अगले साल अपन लोग सेल करते। तो जो रह जाता है ट्रेडिंग का माल, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसको अपन लोग बोलते हैं फिनिश गुड्स, है ना। ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर फिनिश गुड्स ही रहेंगे, फिनिश गुड्स लेते फिनिश गुड्स बेचते। ठीक है। अब एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की आप लोग बात सोचो, जहां पे रॉ मटेरियल लिया जाता और उसको फिर प्रोसेस करके फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता। तो ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस सेकंड वाला आइटम क्या है आप लोगों का? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या? जो रॉ मटेरियल भी नहीं है, जो फिनिश गुड्स भी नहीं है, मतलब क्या है? वो बीच वाले, मतलब वो कुछ उन्होंने मटेरियल लेबर ओवरहेड खा के बैठे हुए है। फिनिश है क्या वो? नहीं। रॉ है क्या वो? नहीं। वो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो कंसर्न रहते हैं, वो लोग कुछ गुड्स उनके मशीनरी के अंदर पड़े हुए रहते, कुछ गुड्स उनके आधे बने हुए रहते, कुछ गुड्स उनके एकदम नियर नियर फिनिश गुड्स रहते, है ना। कुछ गुड्स थोड़ा बहुत ही रॉ मटेरियल खा के, थोड़ा बहुत आप लोगों का ओवरहेड मटेरियल लेबर खा के कम प्रोसेस हुए रहते, कुछ गुड्स ज्यादा प्रोसेस हुए रहते, कुछ गुड्स मशीन में पड़े हुए रहते, है ना। तो वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या है? ये ऐसे गुड्स है जो कि प्रोसेस में है, जो कि इन स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। प्रोसेस कॉस्टिंग आपको हो गया होगा, जहाँ पे 20% लेबर खाता, 30% मटेरियल खाता, 40% ओवरहेड खाता, ऐसे गुड्स रहते हैं, है ना। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाते, दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस में जाते। इसमें नॉर्मल लॉस होता, एबनॉर्मल लॉस होता। प्रोसेस अकाउंट 1 बनाते, प्रोसेस अकाउंट 2 बनाते, फिनिश गुड्स अकाउंट बनाते, नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाते, एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाते। तो बात ऐसी है कि ये जो गुड्स है सेकंड वाले, वो है वर्क इन प्रोग्रेस। पहले वाले देखो कैसा रहता है, अलग अलग कंपनीज के लिए, अलग अलग कंसर्न के लिए अलग अलग इन्वेंट्री रहेंगी। एक ट्रेडिंग कंसर्न है, उसके बाद में उसके गुड्स ही पड़े हुए रहेंगे, है ना, उसके यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहेगा। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वहां पे वर्क इन प्रोग्रेस भी रहेगा, फिनिश गुड्स भी रहेगा, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में दोनों वर्क इन प्रोग्रेस भी और फिनिश गुड्स भी। ट्रेडिंग कंसर्न में फक्त फिनिश गुड्स। ठीक है। आगे जो अपन रॉ मटेरियल खरीदते उसका भी तो स्टॉक पड़ा रहता है ना। तो पहला क्या हो गया? फिनिश गुड्स। दूसरा क्या हो गया? वर्क इन प्रोग्रेस। तीसरा क्या है? रॉ मटेरियल। हम शेंगदाने से शेंगदाने का तेल बनाते, हम सोयाबीन से सोयाबीन का तेल बनाते। तो सोयाबीन जो पड़ा है, शेंगदाना जो पड़ा है, वो तो पूरा रॉ मटेरियल है। शेंगदाने के पोते पड़े हुए वो एक रॉ मटेरियल जिसको हम कंज्यूम करने वाले प्रोडक्शन के अंदर। तो मतलब क्या हो गया? तीन स्टेजेस हो गई आप लोगों की। तीन स्टेजेस कौन सी हो गई अपन लोगों की? एक तो रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से फिर वो कन्वर्ट होता WIP के अंदर, WIP से कन्वर्ट होता है फिनिश गुड्स के अंदर। ऐसे अलग अलग स्टेजेस के अंदर आप लोगों की इन्वेंट्री बांटी जाती है। ये तीनों को जब आप मिलाते तो इसका नामकरण आप लोग क्या करते? इन्वेंट्री।
इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कब होता? इन्वेंट्री का वैल्यूएशन बैलेंस शीट डेट के ऊपर होता है। 31(3) का ये मैं पोजीशन बता रहा हूँ आपको। रॉ मटेरियल भी रहेगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी रहेगा, फिनिश गुड्स भी रहेगा। अलग कंसर्न, अलग अलग कंसर्न्स के लिए अलग अलग रह सकता है। जैसे ट्रेडिंग कंसर्न के लिए सिर्फ फिनिश गुड्स रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं उनके लिए रॉ मटेरियल भी रहेगा, डब्ल्यूआईपी भी रहेगा, फिनिश गुड्स भी रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा है मीनिंग ऑफ इन्वेंटरीज मतलब क्या? इन्वेंटरीज आर द एसेट दैट आर हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, in the process of production for such sale, and in the form of raw material and supplies to be consumed in the process of production or in rendering of services that are known as the RM. So FG plus WIP plus RM would make up your inventory. Inventory का valuation 31(3) को as on balance sheet होता है, as on balance sheet date होता है। तो इन्वेंट्री बोला तो आपके दिमाग में 3 आना चाहिए। एक तो हेल्ड फॉर सेल, दूसरा इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा रॉ मटेरियल जो कि प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले हैं। समझ में आ रहा क्या? तो आज से आपको इन्वेंट्री बोले कि 3 चीज याद आ जाना चाहिए, रॉ मटेरियल, WIP और FG। अलग अलग कंसर्न्स के लिए अलग अलग रहने वाला है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जहां पे तीनों भी चीज रह सकती है। ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर WIP नहीं रहेगा, वहां पे सिर्फ फिनिश गुड्स रहेगा। फिनिश गुड्स आर द गुड्स दैट आर हेल्ड फॉर सेल, मतलब बेचने के लिए रखा है। अब मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या आता बताओ तो? अगर मैं पीपी को देखो, अपन लोग इतने दिन से पीपी से रिलेटेड सारे एसेट्स, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। AS10 पढ़ा, AS26 पढ़ा, AS16 में उसके बोरिंग कॉस्ट को कैप्लेस करा। पीपी में और इन्वेंट्री में मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या था बताओ तो? कौन बता पाएंगे? सोच के बोलना। पीपी में और इन्वेंट्री में मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या था? बोलो, कौन बोलेगा? इतने एस हो गए अपने पीपी के 10, 16, 26। सर रुको श्रीहरि, रुको आप। सर रुको श्रीहरि, आप रुको, दूसरे को बोलने दो। हाँ गीता बोलो तो। गीता। सर पीपीए मतलब फ्यूचर बेनिफिट देने वाला एसेट, बराबर और बराबर। जो डायरेक्ट आर्टिब्यूटर, और जो कि डायरेक्ट आर्टिब्यूटर है, आईटी मतलब आर्टिब्यूटर समथिंग ऐसा कुछ तो भी था ना, डायरेक्टली मतलब जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट से तो हाँ हाँ ऐसे। वो समझा मैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट से। चलो लेकिन एक वर्ड तो चलो ठीक है कि पीपी आपको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एक बहुत अच्छा पॉइंट है, वो बताओ, मैं कौन बताएगा? नहीं आप ठीक ठीक बोले, लेकिन एकदम जो एग्जैक्ट पॉइंट हो ना, कि एक पीपी, हाँ ऐसा ऐसा है इसका कि उसको अपन ऐसा रखते, उससे आगे जाके कमाते, फिर इन्वेंट्री में तो ऐसा नहीं होता। ये क्या है बताओ तो? हाँ बोलो सर, तो। डायरेक्टली समथिंग कुछ तो भी, वो एकदम से याद नहीं आ रहा। ठीक है, याद करो, मैं आता आपके पास। और कौन बोलेगा? सोमेश, सोमेश बोलो तो। सोमेश, आवाज आ रहा क्या? यस सर, यस बोलो। सर। पीपी में और इन्वेंट्री में मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या रहता बताओ तो? सर पीपी 1 साल से ज्यादा यूज में आ सकते हैं। यस यस बराबर, आप बहुत करेक्ट लाइन पे हो। 1 साल से ज्यादा यूज में आते, मतलब हम उसको अपन बहुत साल रखते, इन्वेंट्री अपन बेच बेच के मोकले हो जाते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री तो हेल्ड फॉर सेल ही है। इसका मतलब क्या हो गया पीपी? इसका मतलब क्या हो गया बेटा सोमेश? पीपी बोलो, कौन बोलेगा? पीपी अपन लोग काय के लिए रखते हैं? प्रोडक्शन के अंदर काम में पीपी आने के लिए। फिक्स है, हाँ बोलो प्रांजलि। पीपी फिक्स है और इन्वेंट्री करंट। और ठीक है, पीपी फिक्स एसेट है, ये करंट एसेट है। हाँ बोलो श्रीहरि, अब आपको बोलना था ना, बोलो बोलो। सर ये प्रोडक्शन के लिए यूज होती पीपी, और इन्वेंटरी सेल के लिए यूज होते हैं, ये बताना। ठीक है, साक्षी सिसोदिया बोलो तो। पीपी का ये है और इन्वेंट्री का ये पॉइंट है। सर पीपी लॉन्ग टर्म एसेट है और इन्वेंटरी शॉर्ट टर्म एसेट है। पीपी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज नहीं होता और ये ऑर्डिनरी हाँ पीपी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं यूज होता, प्रोडक्शन नहीं, के लिए। सर स्टॉक जो है वो हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सेल के लिए, मतलब बिजनेस के पर्पस के लिए ना, लेना बेचना। मतलब पीपी यू आर नॉट यूजिंग फॉर बिजनेस, देन फिर कौन से पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप पीपी? बट सर वो लॉन्ग टर्म है ना, मींस पीपी लॉन्ग टर्म एसेट है, मतलब वो मतलब सालों आपको साल ऐसा चलता बोलना है क्या
कि पीपी को अपन होल्ड करके रखते बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए और इन्वेंट्री को अपन Yes. बेचने के लिए पकड़ते। Yes, sir. हाँ, पीपी आर नेवर हेल्ड फॉर सेल, वो इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कमाने के लिए रखे जाते हैं। और इन्वेंट्री तो बेचने के लिए ही बनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? इन्वेंट्री तो बेच के ही तो पैसा कमाएंगे ना, और वो इन्वेंट्री बनाने के लिए पीपी काम में। मतलब देखो, इन्वेंट्री आप बेचने के लिए रखते है ना। कोई भी दुकानदार सामान क्यों रखता है दुकान में, बोलो तो श्रीहरि? दुकानदार सामान क्यों रखते दुकान में, बताओ तो? बेचने के लिए। बराबर है, समझ में आ रहा ना? लेकिन वो दुकान में का सामान बेचने के लिए, वो दुकान भी बेचने के लिए है कि श्रीहरि? नहीं, नहीं, वही तो है ना, क्योंकि दुकान है पीपीई, दुकान है फिक्स्ड एसेट, दुकान है बिल्डिंग। दुकान बेचने के लिए नहीं है, क्योंकि दुकान बिल्डिंग है, और दुकान में का सामान, हर सामान बेचने के लिए। समझ में आ रहा ना? दुकान में घुस के आप ऐसा बोलते क्या, भैया ये दुकान कितने की दी आपने? नहीं, तो धक्के मार के आपको बाहर कर देंगे। समझ में आ रहा है? शायद अगली बार आपको आने भी ना दे। तो बात ऐसी है कि पीपी आर नेवर हेल्ड फॉर सेल, इन्वेंट्री आर ऑलवेज हेल्ड फॉर सेल। ये बात ध्यान में हमेशा रखना, पीपी बेचने के लिए नहीं है, इन्वेंट्री बेचने के लिए ही है। समझ में आ रहा? ओके, गोइंग अहेड। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल प्लस डब्ल्यूआईपी प्लस फिनिश गुड्स। ओके, ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बड़ा है ऐसे, ये समय लगेगा, आपको धीरे धीरे करें। ठीक है, अब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करते हैं अपन लोग, बाद में ऑब्जेक्टिव्स, नॉन एप्लीकेबिलिटी वगैरह सब बाद में देखेंगे। पहले क्या होता है इसके अंदर वो अपन लोग देखेंगे, फिर अपन लोग रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भी देखते हैं इसके। ठीक है, जनरली जैसे आप लोगों को एक लाइन बहुत अच्छे से याद होगी भी कि इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। समझ में आ रहा क्या है? शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ये सेंटेंस के ऊपर पूरा एएस बेस्ड है। AS2 ये नहीं, पीपी इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ये पूरा एएस इसके ऊपर ही है। समझ में आ रहा है क्या? कॉस्ट मतलब जितने में आपने उसको खरीदे हुआ है, जितने आपका उसका लागत मूल्य है। एनआरवी मतलब क्या? एनआरवी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है क्या? एनआरवी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, इसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे देखो दिया है एनआरवी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। मतलब कोई अगर आधा बने हुआ गुड्स है, ठीक है, कोई गुड्स 50% ही कंप्लीट है, ठीक है, 50% ही कंप्लीट है, तो मेरे को एक बात बताओ, 50% गुड्स तो सेलेबल नहीं रहेगा ना, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 100% के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। सर ये क्या बोल रहे हैं आप, नई बात बता रहे हो? तो हाँ देखो, एक बात ऐसी है कि जैसे आप शेंगदाने का तेल बनाते, अब कैसा है, शेंगदाने जो रहते उसको पहले आप पीसते, फिर सुखाते, फिर तेल बनाते, फिर क्रश करते, फिर छानते, बहुत लंबा प्रोसेस ऑयल मिल के अंदर जाके देख लेते, ठीक है। तो बात ऐसे है, वो शेंगदाने का सिर्फ आपका थोड़ा सा सब पीस के यहाँ पे एक मिक्सचर पड़े हुआ है, ठीक है, ये मिक्सचर बोले 50% ही कंप्लीट है, ये ऐसा तेल बेचना बोले तो कोई तो पहली बात लेता ही नहीं, इसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है, छानना वरना सब करना पड़ता है, जब जाके आपको ऑयल मिलता प्योरेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो बात ऐसी है, जो 50% जो कंप्लीट है मिक्सचर, उसको तो आप बाजार में बेच सकते कि नहीं, तो काला है, खराब है, कुछ काम का ही नहीं, फेंकने का ही, उसको जब तक के और ज्यादा क्रश करके और ज्यादा प्रोसेस करके ऑयल नहीं निकालते, जब तक के बेच नहीं सकते। तो अगर मैं इसकी एनआरवी निकालना चाहूँ ऑयल की, तो पहली बात तो क्या है कि 50% मिक्सचर को आपको 100% कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना, और फिर उसका अंदर से सेलिंग एक्सपेंसेस अगर कुछ होंगे तो वो कम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को इस तरीके से ही करना पड़ता है, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं अपन लोग क्या रहता है एनआरवी का मतलब। एनआरवी का मतलब इतना ध्यान में रखो कि सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, ये किसके लिए है, अगर गुड्स पूरा कंप्लीट है, तो गुड्स अगर पूरा कंप्लीट है तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन निकल जाएगा। गुड्स अगर पूरा कंप्लीट है तो सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, मतलब क्या हो गया, ये लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन का मतलब है एसई, सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। चलो, अनसोल्ड यूनिट विद द एजेंट है, इसके अंदर वही निकाल रहे अपन लोग,
1000 यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट है 10 रुपए, तो कॉस्ट टू मिल गया आप लोगों को। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट बैलेंस शीट डेट है 8 रुपए और एजेंट का कमीशन ऑन सेल है 5%। ठीक है, पहली बात आप लोगों को निकालना पड़ेगी कॉस्ट। कॉस्ट कितनी आ गई? 1000 इंटू 10, 10,000। फिर एनआरवी निकालेंगे। एनआरवी के लिए क्या निकालना? पहले निकालना सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 8 इंटू 1000, मतलब कितना हो गया? 8000 रुपए। ठीक है, इसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस कम करना पड़ेगा। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं आप लोगों के? 8000 का 5%, मतलब कितना हो गया आप लोगों का? 400। समझ में आ रहा क्या? तो एनआरवी कितनी हो गई आप लोगों की? 7600। एनआरवी हो गई आप लोगों की 7600। समझे क्या? तो कॉस्ट आ गया 10,000, एनआरवी आ गया आप लोगों की 7600। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी इन्वेंट्री किसके ऊपर वैल्यू होगी? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी एट द बैलेंस शीट डेट। 10,000 और 7600 में का लोअर कौन सा है? 7600। तो इन्वेंट्री वुड बी वैल्यूड एट 7600। समझ में आ रहा? ठीक है, प्रॉब्लम को फटाफट पढ़ो, नहीं समझाऊंगा तो कुछ। एकदम सिंपल बेसिक प्रॉब्लम है, फटाफट पढ़ो। ये डायलॉग के ऊपर पूरा इज बेस्ड है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें एनआरवी निकालने में? एकदम बेसिक है, मतलब एस तो अभी तक असली चालू भी नहीं हुआ। किसी को प्रॉब्लम एनआरवी निकालने में? सुशांत, अंजलि भक्कड़। सर हाँ बोलो। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? मतलब सिर्फ फर्स्ट ही पेज दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा? नहीं नहीं सर। नो सर। जब से दिख नहीं रहा क्या आप लोगों को? नहीं सर। तो कब बोलते फिर? ये दिख रहा क्या? अभी दिख रहा? हाँ हाँ सर, अब दिख रहा। अरे बापा, अरे बाबा, कब बोलते कब फिर आप लोग? कैसे यार, हट। देखो अभी दिख रहा? यस सर। यस हाँ सर। सर। हाँ देखो फिर अब ये क्वेश्चन देखो। बाप रे बाप, अच्छा हो गया अंजलि जिंदा है। आप सब लोग उसके सहारे जी रहे हैं। वो नहीं बोलती रही तो पूरे लेक्चर में से डम जैसे बैठे रहते थे आप लोग। कैसे होगा आप लोगों का भगवान मालूम है। क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे दिख रहा? एनआरवी कैसा आया देखो। सेलिंग प्राइस कैसे आई? 1000 गुड्स है, 8 रुपए की सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस आ गई 8000। 5% का सेलिंग एक्सपेंसेस है 400, बचते 7600। 7600 आपकी एनआरवी है और 10,000 रुपए आपकी कॉस्ट है। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। 10,000 और 7600 में लोअर है 7600, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट 7600। समझ रहा क्या? ठीक है, चलो अब थोड़ा सा अपन लोग इसके अंदर आ जाए कि कौन सी चीजें इन्वेंट्री में आती है। अपन ने देखा कि जो चीजें हेल्ड फॉर सेलिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो कि फिनिश गुड्स है, या फिर जो कि WIP है, या फिर जो कि रॉ मटेरियल्स, इसको अपन लोग इन्वेंट्री में कंसिडर करते हैं।
मतलब आपके लिए इन्वेंट्री मतलब क्या, इन्वेंट्री इज इक्वल टू फिनिश गुड्स प्लस WIP प्लस रॉ मटेरियल, ये तीनों चीजें मिला के इन्वेंट्री कह जाती है। क्या चीजें इन्वेंट्री में नहीं आती? अब मेरे को एक बात बताओ, जो चीजें पीपी में आती, जैसे कि मेरे यहाँ पे है ना जनरेटर है, ठीक है, जनरेटर क्या हो जाता है मालूम है क्या? मेरे यहाँ पे 4 जनरेटर है। अब ये जो 4 जनरेटर है मैं कब इस्तेमाल करता मालूम है क्या? जब लाइन चल जाती है तो हम जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक तरीके का वो स्टैंड बाय इक्विपमेंट। स्टैंड बाय इक्विपमेंट मतलब क्या, कि ये लाइन गई तो इस्तेमाल में आने वाला, इसके बदले वो इस्तेमाल होता है। लाइन नहीं रही तो जनरेटर इस्तेमाल होता है, जनरेटर बोलो इन्वर्टर। 4 जनरेटर पड़े हुए। अब ये 4 जनरेटर पीपी में आएंगे कि इन्वेंट्री में आएंगे, कौन बोलेगा बताओ तो? जनरेटर ये पीपी में आते हैं कि इन्वेंट्री में आते हैं? पहली बात सर, ये कैसे आइडेंटिफाई करना हमने, पीपी में आते कि इन्वर्टर में आते हैं, पीपी में आते कि इन्वेंट्री में आते? देखो बेटा, अगर आप कोई चीज बेचने के लिए अपने पास में रखते ना तो उसको अपन लोग इन्वेंट्री बोलते हैं। कोई चीज आप प्रोसेस पे प्रोडक्शन में करते हैं तो उसको अपन लोग इन्वेंट्री बोलते हैं। अब जनरेटर ये जो चीज है अपन बेचने के लिए रखते हैं कि अपने यहाँ पे तुम्हारी दुकान में जनरेटर क्या बेचने के लिए है क्या? नहीं, वो पीपी है, क्योंकि उससे अपने को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं। सो उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या? सर बोले अगर लाइन चलेगी तो जनरेटर लगाना नहीं पड़ता, नो जनरेटर नो दुकान, बिना जनरेटर के दुकान नहीं चल सकती, कंपनी नहीं चल सकती, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा, जनरेटर जैसे स्टैंड बाय इक्विपमेंट बोलो, सर्विसिंग इक्विपमेंट बोलो, स्पेयर पार्ट्स बोलो, मतलब कुछ ज्यादा चीजें रखी हुई है। एक के बदले 2 मशीनें रखी हुई है, एक लाइन चलेगी तो मतलब दूसरे पे चलती है, एक खराब हुई तो पहले पे चलती है, 1-2 कंप्यूटर ज्यादा रखे हुए, 1-2 प्रिंटर ज्यादा रखे हुए, कुछ चीजें ज्यादा रखना जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो ये स्पेयर पार्ट से सर्विसिंग इक्विपमेंट है और स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, ये इन्वेंट्री में नहीं आते हैं। तो ये क्या आते हैं फिर? पीपी में। Machinery, spares, servicing equipment which are specific to the particular fixed asset should be capitalized in accordance with the AS10 and should not be treated as inventory for the purpose of AS2. कोई मशीन से रिलेटेड पार्ट्स है, पिस्टन्स है, गियर्स है, कुछ ऐसे स्पेयर्स है, पार्ट्स है, पाने हैं, नट है, कुछ ऐसी जो चीजें हैं जो मशीन से रिलेटेड ही है, ये खराब हो गए तो हमने ज्यादा रखे हुए, ये सब क्या आते? ये सब पीपी में आते हैं। समझ में आ रहा? ठीक है। Machinery spares, machinery के related spare and parts and servicing equipment which are not specific to the particular fixed asset which can be used generally for various items of fixed asset. हमारे यहाँ पे कुछ बड़े बड़े ऐसे पार्ट्स है जो 4-5 मशीनरी में कहीं भी काम में आ जाते, तो वो भी क्या होंगे? पीपी में ही आएंगे, क्योंकि अपन ने बेचने के लिए रखे हुए क्या? स्पेयर पार्ट्स बोलो, सर्विसिंग इक्विपमेंट बोलो, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, जो चीजें अपन बेचने के लिए नहीं रखी हुई है वो तो 100% इन्वेंट्री में ही आएंगे। तो आज से आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे इन्वेंट्री और पीपी में? जो चीज बेचने के लिए रखी हुई है वो इन्वेंट्री है, जो चीज वापरने के लिए रखी हुई है, इस्तेमाल करने के लिए रखी हुई है, उसको आप लोग बोलेंगे पीपीई। समझ में आ रहा क्या? तो कौन बताएगा? चलो, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द पीपी एंड इन्वेंट्री? कौन सा पॉइंट है डिस्टिंग्विश करने के लिए पीपी और इन्वेंट्री के लिए? बोलो तो अनुश्री बड़ेरा। बोलो, इन्वेंट्री और फिक्स्ड एसेट में कौन सा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है? सर जो चीज बेच रहे वो इन्वेंटरी और जो चीज अपन यूज कर रहे प्रोडक्शन करने के लिए वो पीपी। गलत 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 गलत। हाँ, और कौन बोलेगा? सन्मय खंडेलवाल बोलो तो, बोलो सन्मय। जो चीज सेल करने के, जो चीज सेल कर रहे हैं वो इन्वेंट्री। गलत गलत, सन्मय भी गलत। चलो, वेरी गुड। तेजस गांधी बोलो तो। सर जो चीज हम सेल करने के लिए खरीद रहे वो इन्वेंट्री, और जिससे जो हम प्रोडक्शन करने में यूज कर रहे हैं वो पीपी। पार्टली करेक्ट है, पार्टली करेक्ट। जो चीज बेचने के लिए खरीद रहे, पार्टली करेक्ट। वैष्णवी बोर्ड से बोलो तो। जो चीज सेल करने के लिए होल्ड करिए वो इन्वेंटरी। एंड जो चीज आपने बेचने के लिए रखी हुई है वो इन्वेंट्री है। इसके पहले जो मैंने पूछा था ना, वो क्या बोल रहे थे मालूम है? जो चीज हम बेच रहे हैं वो इन्वेंट्री। अरे पापा, हम भंगार बेचते फिक्स्ड एसेट का, वो इन्वेंट्री हो जाएगा क्या? हम लोग रद्दी बेचते, हम लोग टूटे पुराने चेयर्स बेचते, जो हम बेचते हैं वो सब इन्वेंट्री थोड़ी है। अरे जो बेचने के लिए हेल्ड करके रखे हुआ है पर्पस ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस,
वह इन्वेंट्री है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी बोलना बहुत जरूरी है और हेल्ड फॉर सेल भी बोलना बहुत जरूरी है। ये दो चीजें ही तो जान है ना। जो चीज बेच रहे वो इन्वेंट्री है, ये तो इतनी हल्की डेफिनेशन हो गई व्हिच इज हैविंग नो मार्क्स फॉर इट। कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर इन्वेंट्री का डेफिनेशन। जो चीज बेचने के लिए रखी हुई है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा या फिर जो रॉ मटेरियल है वह इन्वेंट्री है। जबकि पीपी तो अपन ने वापरने के लिए रखी हुई है इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ रहा क्या? इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आप लोगों ने इसको रखेगा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। स्पेयर पार्ट, सर्विसिंग इक्विपमेंट, ये सब आप लोगों के इन्वेंट्री नहीं है। ये सब क्या है? पीपीई। हाँ बोलो, किसको डाउट है? सर अगर वो जनरेटर कंपनी नहीं, जनरेटर बनाने वाली कंपनी है और उसके स्टॉक में जनरेटर है और वो उसमें से कुछ जनरेटर कंपनी यूज कर रही है, तो उसका वो जो यूज कर रही है उसका क्या होगा? वो उसके लिए पीपीई है। हम जनरेटर बनाते, हम बैटरी बनाते, हमारा नाम है एक्साइड इन्वर्टर बैटरीज। एक्साइड नाम की हमारी कंपनी है, हम इन्वर्टर की बैटरी बनाते। उसमें हमने क्या है, हम हर साल 1000 बैटरी बनाते। उसमें की 3 बैटरी जो है ना हमने हमारे पास में रख ली वापरने के लिए, बेचने के लिए नहीं, वापरने के लिए। वो पर्टिकुलर 3 बैटरी, पर्टिकुलर 3 इन्वर्टर मेरे लिए पीपीई रहेंगे। देखो ना, तुम बेचेंगे कि उसको? नहीं, तुम तो तुम्हारी दुकान में वापरेंगे। जैसे ही बोला वापरेंगे वैसे ही वो हो गया पीपीई, बिकॉज इट इज नॉट हेल्ड फॉर सेल। समझ में आ रहा है ना? हेल्ड फॉर सेल में नहीं है, वो इस्तेमाल करने के लिए रख लिया। और वो 3 में जो वापरूंगा मैं 3 4 5 साल वापरूंगा उसको। समझे कि श्रेयरी? यस सर। डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ये रहता, तुम बेचने के लिए रख रहे कि वापरने के लिए रख रहे। काय के लिए रखा तो तुमने वो 3 चीजें बाहर बताओ तो श्रेयरी। यूज करने के लिए। हाँ, तो यूज इज पीपी का क्राइटेरिया। यहाँ पे बेचना 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 बेचना, ये इसका क्राइटेरिया है इन्वेंट्री का, बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, चलो। कंटेनर्स एंड एम्प्टीज कैसा रहता? मैंने पहले भी बोला था आपको, स्टोर्स बोलते हैं इसको। स्टोर्स मतलब वो तेल भरने के लिए डब्बे बोलो, फिर वो स्टिकर बोलो, ये टीन के डब्बे के अंदर हम तेल भर के देते, प्लास्टिक की कैन में तेल भर के देते। ठीक है, तो ये सब क्या रहता बताओ? ये सब भी, अब देखो, ये सब भी आप लोगों के लिए इन्वेंट्री ही रहने वाला है। ऑल्दो ये कैसा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रिलेटेड वाली मैटर नहीं है। अपन लोग ऑर्डिनरी कोर्स में तो डब्बे थोड़े बना के बेचते हैं, है ना? लेकिन क्या है, ये डब्बा जरूरी है इन्वेंट्री भर के देने के लिए। समझ में आ रहा? इसको अपन लोग इन्वेंट्री बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आईसीआई ने इसके ऊपर एक रिमार्क दिया हुआ है कि ये दीज आर कंटेनर्स एंड एम्प्टीज दैट आर हेल्ड फॉर दिस इन्वेंट्री पर्पस। ये सब इन्वेंट्री ही बोले जाएंगे। इन्वेंट्री बना के उसके अंदर भर के दे रहे, ये सब इन्वेंट्री के अंदर ही आएंगे। ठीक है, अब आपके सामने एक मैंने एग्जांपल रखा। ठीक है, ये तो मेरे क्या होगा, ये सब डब्बे हैं। ठीक है, ये क्या आंसर है? मैं इसके अंदर तेल भर भर के देता है, अलग अलग शेप के डब्बे। हम इस सब डब्बों की भी इन्वेंट्री थोड़ी बहुत तो रखने पड़ता है। स्टिकर लगाओ, डब्बे रखो, थोड़े बहुत डब्बे प्लास्टिक के, टीन के, 15 की कैन, 15 लीटर की कैन है, 5 लीटर की कैन है, 1 लीटर की भी हमने छोटी छोटी बॉटल्स बनाई हुई है। ये सब डब्बे डुब्बे हमारे यहाँ पड़े रहते। अब आगे में बढ़ता, देखो ये डब्बों में भरने के लिए बहुत बड़ा टैंकर है। ऐसे 2 बहुत बड़े टैंकर है, 1000 लीटर का एक टैंकर और 1000 लीटर का दूसरा टैंकर। ये दोनों टैंकर में से ही इनमें माल लाया जाता है। ये दोनों टैंकर भी हमारे यहाँ पे है। अब ये जो दोनों टैंकर है, बताओ ये इन्वेंट्री में आएगा कि पीपी में आएगा? ये जो सब डब्बे डुब्बे ना, छोटे वाले 5 लीटर की कहना, 2 लीटर की कहना, 1 लीटर की कहना, ये तो सब इन्वेंट्री है। आईसीआई ने बोल दिया। ये बड़े बड़े टैंकर काय में आएंगे बताओ तो? ये टैंकर काय में आएंगे? बहुत बड़े बड़े 2 टैंकर, बताओ। पीपी क्यों क्यों क्यों? सर उसके अंदर बार बार तेल लेके आएंगे ना भरने के लिए। हाँ, उसके अंदर तेल जैसे पानी की टाकियां रहती है ना, हमारे यहाँ पे जैसे तेल की टाकियां है। हम तेल उसमें भरते और फिर छोटे छोटे कैनों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। छोटी छोटी कैना तो हम बेच डालते, तेल के साथ में कैना भी गई ना। क्या लोगों को सिर्फ तेल देते हाथ में पकड़ के? तेल थोड़ी देंगे, तेल देंगे कैन के साथ।
तो देखो वो कैन जो है ना वो बेची जा रही, ये जो कैना है ना ये सब बेची जा रही। कैसे बेची जा रही सर? अरे पापा के तेल लोगों को हाथ में देते के पकड़ के, ये ऐसा नहीं होता, ये चीजें बेचे जा रही, तेल के साथ कैन भी गई, उसका पैसा मैं लगाता भी लोगों को। ये टैंकर थोड़ी बेच रहा मैं, टैंकर से तो पाइपलाइन निकाली मैंने, ये पाइपलाइन में से फिर हम इधर ऐसा माल इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने हमारी सहूलियत के लिए रखे हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये बेचने के लिए थोड़ी है, तो ये क्या हो गए पीपीई। समझ में आ रहा क्या? ये हो गए पीपी, बड़े बड़े टैंकर हो गए पीपी। और ये जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर्स एंड एम्प्टीज एंड स्टोर्स है, इसको अपन लोग बोलते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसके अंदर? फटाफट ये तीनों लाइन पढ़ो तो। चीजों को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप सोचो कि वो अपन ने क्यों रखा हुआ है बिजनेस। टैंकर हमने वापरने के लिए रखे हुए हैं, कंटेनर हमने माल भर के बेचने के लिए रखे हुए हैं। देखो नीचे दिया हुआ भी है, कंटेनर्स एंड एम्प्टीज हैविंग यूजफुल लाइफ मोर देन 1 year should be regarded as depreciable asset। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे ये भूला हुआ तो है, लेकिन ये लाइन आप लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये जो है ना ये टैंकर से रिलेटेड बात कर, ये टैंकर की बात चल रही है, मालूम है? बड़े वाले टैंकर जिसको बेचना नहीं, उनको अपन लोग पीपी बोलते हैं। सर ये AS6 कहाँ से आ गया? पहले अलग अलग AS थे, AS6 डेप्रिसिएशन के लिए, AS10 फिक्स्ड एसेट के लिए, अब ऐसा नहीं बचा, सिर्फ AS10 ही। तो टैंकर आपके लिए क्या हो गए? पीपीई। ऐसे बड़े बड़े कुछ इक्विपमेंट है भरने के लिए, क्योंकि टैंकर अपन बेचते नहीं, इसके लिए वो पीपी। कंटेनर हम माल भर के बेच देते, इसके लिए वो इन्वेंट्री। ठीक है, चलो आगे। अब कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होती है इन्वेंट्री की? देखो इन्वेंट्री के ऊपर वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआर। एनआर भी तो अपन ने देखा, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। कॉस्ट के अंदर क्या क्या आने वाला है? पहली बात देखो, कॉस्ट के अंदर कैसा रहता है, वो सारी चीजें आएंगी, वो सारी चीजें आने वाली है कॉस्ट के अंदर जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन के ऊपर लाने के लिए जरूरी है। जैसे हम जो शेंगदाने का तेल बनाते, ये शेंगदाना हम कहाँ से लाते मालूम है? ये शेंगदाना हम लाते ट्रक। कहाँ से लाते ट्रक में? ये हम लाते कलकत्ता से। ठीक है, ये हम लाते कलकत्ता से। तो कलकत्ता से अकोला लाने का भाड़ा है ना, वो तो रहेगा ही इन्वेंट्री के प्राइस में। उसने मेरे को 10 रुपए किलो शेंगदाना दिया, तो जितना उसका परचेस प्राइस है वो तो रहने वाला है। उसके अंदर से कुछ टैक्सेस ऐसे है, जैसे रोड के ऊपर जो टैक्स लगा, आने जाने का जो टोल का प्राइस लगा, वो सब टैक्सेस भी रहेगा। मतलब वो सारे टैक्सेस जिसका आपको सेट ऑफ मिलने वाला नहीं है, वो भी सब आप लोग ऐड करेंगे। जो ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा है वो भी सब आप लोग ऐड करेंगे, है ना। तो और भी कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर, जैसे हमारे लोगों का उतारने का खर्चा, फिर माल भरने का खर्चा, फिर माल लेके जाने का खर्चा, ये सब चीजें भी आप लोगों को ऐड करना पड़ने वाली है। तो परचेस प्राइस होती है ऐड, फिर फ्रेट होता, ट्रांसपोर्टेशन होता, वो सारे टैक्सेस जिसका आपको सेट ऑफ नहीं मिलने वाला, वो भी सब चीजें इसके अंदर ऐड हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? ये सब चीजें आप लोगों की ऐड होती है। क्या क्या ऐड नहीं होता, क्या क्या ऐड नहीं होता? जैसे हमने 10 रुपए किलो से तो लिया, लेकिन उसने 1 रुपए किलो को डिस्काउंट दिया, रिबेट दिया, जो भी होगा अपन लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है, तो अपन लोगों को कम करेंगे। समझ में आ रहा? कुछ सब्सिडी मिली गवर्नमेंट की, वो अपन लोग कम करेंगे। कुछ टैक्सेस का आपको सेट ऑफ मिलने वाला है, वो अपन लोग करेंगे। ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिलने वाला है, मतलब भरी हुई ड्यूटी वापस मिलने वाली। ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब एक तरीके का सेट ऑफ, एक तरीके का सेट ऑफ। मतलब आप लोगों ने इंपोर्ट करके कुछ माल लाया होगा, उसके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ आपको ड्यूटी के अंदर सेट ऑफ दिया, रिबेट दिया, वापस दिया ड्यूटी, उसको ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं। ये सब आप लोगों को कम करना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया? वो सारा खर्चा जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन के ऊपर लाने के लिए जरूरी है, वो सब आप लोगों को ऐड करना पड़ता है। अब देखो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन के ऊपर लाने के लिए, मतलब जैसे कलकत्ता की इन्वेंट्री को अकोला में लाने के लिए जितना खर्चा लगता होगा अकोला लाने तक, आपकी फैक्ट्री के गेट तक, वो सब आप लोग ऐड करेंगे। एक बार आपके फैक्ट्री के गेट के अंदर आ गई कि फिर वो आपको उसके अंदर कोई भी खर्चा उसके अंदर ऐड करना नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल, कलकत्ता से अकोला में इन्वेंट्री आ गई, ठीक है, 1 लाख रुपए का ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा लगा, हमाली लगी, फ्रेट लगा, ये लगा, वो लगा, ठीक है। वो इन्वेंट्री को मैंने महीना भर स्टोरेज करके रखा, स्टोरेज का खर्चा आया 5 लाख रुपए। अभी 5 लाख रुपए का स्टोरेज का खर्चा इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड होगा कि बताओ तो स्टोरेज का खर्चा इन्वेंट्री के क्या कॉस्ट में ऐड होगा कि बताओ तो, बोलो। स्टोरेज का खर्चा ऐड होगा क्या? कलकत्ता की इन्वेंट्री अकोला में आ गई, अकोला में अपन ने ला लिया, जो कॉस्ट था वो इन्वेंट्री के अंदर ऐड कर लिया। अकोला में आने के बाद में अपन उसको स्टोर करके रखा 2 महीने, उसका खर्चा आया आप लोगों का 5 लाख। स्टोरेज का कॉस्ट इन्वेंट्री में ऐड करना पड़ेगा क्या? बोलो। नहीं। क्यों?
कौन बोलेगा क्यों? बोलो तो। एसेट को फिट टू यूज करने के लिए यूज नहीं किया ना वो एक्सपेंस। फिट टू यूज करने के लिए नहीं किया, ओके ठीक है। दूसरा और कोई कारण किसके पास में? देखो इन्वेंट्री के अंदर वो सारा खर्चा ऐड किया जाता है जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन के ऊपर लाने के लिए जरूरी है ना। तो बात कैसी है, प्रेजेंट लोकेशन मतलब क्या? कलकत्ता से अकोला लाने का खर्चा है ना, मतलब लोकेशन से लोकेशन पे लाने का खर्चा, मतलब फ्रेट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हमाली हो गया, ये सब चीजें। प्रेजेंट लोकेशन तो ये हो गया, प्रेजेंट लोकेशन मतलब अकोला में लाने के लिए क्या स्टोरेज करना जरूरी था कि इन्वेंट्री को? नहीं, कलकत्ता की इन्वेंट्री आप अकोला में लाके कभी भी इस्तेमाल कर सकते थे, वो तो फिट टू यूज हो गई थी ऑलरेडी, है ना। तो अब एक बार वो फिट टू यूज हो गई तो फिर अब आपको कोई कॉस्ट उसके अंदर ऐड करना नहीं है। समझ में आ रहा क्या? तो बात ऐसी है कि प्रेजेंट लोकेशन, प्रेजेंट कंडीशन। प्रेजेंट कंडीशन मतलब क्या? कंडीशन मतलब क्या? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करने को जो खर्चा लगता है वो भी अपन लोग इन्वेंट्री के अंदर ऐड करते हैं। आपने प्रोसेस कॉस्टिंग में देखा है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या खर्चे लगते हैं? लेबर लगता, ओवरहेड लगता, मटेरियल लगता है, ये सब तो अपन लोग इन्वेंट्री में ऐड ही करने वाले, वो तो आपकी कॉस्ट में ऐड ही होने वाले, ठीक है। इसके अलावा जो खर्चे अपन लोग वो ऐड करने वाले नहीं है, ठीक है। कोई डाउट है किसको? पूछो। क्यू सर का लेक्चर कितने बजे है? 7 o'clock की 7:50? 7 o'clock। चलो ठीक है, फिर अपन लोग रुकते देखते हैं अपन लोग बात, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।